ठीक है। अब इसमें अगर हम कंपेयर कर लें ब्लड BUN क्रिएटिनिन लेवल जो होते हैं, ठीक है, BUN होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेशो, हम निकालते हैं इसकी क्रिएटिनिन के साथ, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 20 मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू 1 क्रिएटिनिन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। लेकिन प्री रीनल के अंदर ये बढ़े हुए होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि फिल्ट्रेशन हो ही नहीं पा रही। फिल्ट्रेशन नहीं होगी, GFR कम है ना इस्कीमिया की वजह से, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से, ठीक है। तो GFR कम है तो यूरिया नाइट्रोजन जो होंगे वो ब्लड में पूल अप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो इंट्रारीनल होता है इसमें भी बढ़े हुए होते हैं बट लेस देन 20 होते हैं, मतलब ये 15:2 कर लें। उसकी रीज़न ये होती है कि किडनी के सेल्स ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। नॉर्मली ना आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं अब वो सारा मैकेनिज्म नहीं रिपीट करने वाला क्योंकि यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन भी होती है इंटेस्टिशियम से, तो यूरिया कुछ ना कुछ ब्लड में होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही तो ये कम हो जाएगा, BUN जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड पोस्ट रीनल में ये सारे वेरिएबल होते हैं, ओके। दूसरा एक और है हमारे पास FENA, ये होता है फिल्ट्रेशन टू एक्सक्रीशन रेशो, ठीक है, एक्सक्रीशन रेशो ऑफ सोडियम। अब सोडियम का क्या होगा, प्री रीनल में क्या कॉज था, ब्लड फ्लो कम था, GFR कम था। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या रिलीज हुआ था, एंजियोटेंसिन सिस्टम। एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में क्या करना है, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर देना है। ऐसे ही था ना, एल्डोस्टेरोन एक तरफ क्या कराता था, वेसो कंस्ट्रिक्शन, और दूसरी तरफ वो क्या कराता है, एल्डोस्टेरोन का काम होता है कि वो किडनी से सोडियम की अपटेक को बढ़ा देता है। तो अब क्या होगा, जितनी किडनी जो है वो सोडियम फिल्टर कर रही है वो आगे जाके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में उतनी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगी, तो एक्सक्रीशन जो होगी वो बहुत कम होगी, लेस देन 1%, सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी होती है, ठीक है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है, उसमें तो क्या हो सकता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स भी तो साथ में डैमेज हो गए हैं ना, तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे, चाहे बेशक एल्डोस्टेरोन बढ़ा भी हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इसमें जो लॉस होगा मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन टू एक्सक्रीशन रेशो, मतलब जितनी फिल्टर हो रही है और कितनी एक्सक्रीट हो रही है उसमें से, तो एक्सक्रीशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही, ठीक है। उसके अलावा प्री रीनल कॉज के अंदर हाइपर ऑस्मोलर जो प्री रीनल कॉज है, अब उसमें क्या हो रहा है, एंजियोटेंसिन सिस्टम फिर वही एक्टिवेट हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम अपटेक होगा। जब सोडियम अपटेक होगा तो साथ में क्या होगा, वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। तो जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके अंदर वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो यूरिन जो होगा वो बहुत कंसनट्रेटेड निकलेगा, ठीक है, तो हाइपर ऑस्मोलर यूरिन होगा। ये आपको बातें नहीं भी पता होंगी तो इट्स फाइन, बट आई वांटेड कि आपको पता होनी चाहिए। अब जल्दी से इसकी मॉर्फोलॉजी कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि दो तरह की एक आई है, एक है हमारे पास इस्कीमिक और दूसरी हमारे पास है टॉक्सिक, ठीक है। एक इस्कीमिया की वजह से हो रही है, दूसरी टॉक्सिसिटी की वजह से हो रही है। इस्कीमिया में क्या होगा, इस्कीमिया वर्ड से ही क्या मतलब है आपको पता होता है। इस्कीमिया में जो ब्लड है वो कम जा रहा है, ठीक है, तो पेल कॉर्टेक्स नज़र आएगा आपको, कंजेस्टेड मेडुला नज़र आएगा, ग्लोमेरुलाई पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होगा। ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होगा, प्रॉक्सिमल एंड थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और थिक असेंडिंग ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट है, ये दोनों सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। दूसरा क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ट्यूब्यूल्स के, आपको पता है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मैं अगर एक सेल बनाऊं तो उसका क्या होता है, ल्यूमिनल बॉर्डर के ऊपर इस तरह ब्रश बॉर्डर्स होते हैं, वो ब्रश बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे, वो फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है, वो फ्लैट हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं एपिथेलियल सिंप्लीफिकेशन। दूसरा क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। स्लगिंग ऑफ एपिथेलियल साइटोप्लाज्म ऑफ नॉन नेक्रोटिक ट्यूबुलर सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल, दिस स्लगिंग प्रोड्यूसेस कास्ट हाईलाइन एंड ब्राउन पिगमेंट ऑफ द ग्रैनुलर कास्ट। अब आपको एक और बात बताऊं कि सपोजिंगली जो ट्यूब्यूल्स बच भी जाएंगी इस्कीमिया के इफेक्ट से, उनके जो सेल्स होंगे उनका जो एपिकल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, वहाँ से स्क्रीशंस कुछ जो होंगी वो ट्यूब्यूल्स के अंदर आना शुरू हो जाएंगी, ट्यूबुलर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक हाईलाइन पिगमेंट बनना शुरू होगा। मैं आपको एक पिक्चर में दिखाऊं तो यहाँ पे एक कास्ट बन रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये ट्यूब्यूल जो है ये नेक्रोटिक नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखें ये ग्लोमेरुलाई दिखाया हुआ है, ये अनअफेक्टेड है, ठीक है, अनइन्वॉल्व्ड है। ये ट्यूब्यूल जो है ये नेक्रोटाइज हो चुकी है, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये नेक्रोसिस हो चुका हुआ है इसका, जबकि इसका नेक्रोसिस नहीं हुआ, इसके सेल्स अभी भी प्रेजेंट हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हाईलाइनाइजेशन होगी। तो आपने तीन बातें याद करनी है, एपिथेलियल सिंप्लीफिकेशन होगी, ब्रश बॉर्डर जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी,
कि जो ट्यूबुलर सेल्स हैं उनका एट्रोफी होगी या नेक्रोसिस होगा, लेकिन जो बच जाएंगी उनके अंदर क्या होगा, हाईलाइन कास्ट प्रेजेंट होगा या पिगमेंट प्रेजेंट होगा। वो बेसिकली बना हुआ किससे होता है, वो बना होता है पिगमेंट से, ठीक है, और प्रोटीन से। तो उसको हम कहते हैं टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन। जस्ट फॉर सेक ऑफ एमसीक्यूज आपको ये बात पता होनी चाहिए। और तीसरी बात, जो ट्यूबुलर सेल्स होंगी इनकी बेसमेंट जो होती है, ये आपको याद रखना है, ये दिस इज़ डिफरेंशियल फ्रॉम टॉक्सिक, ठीक है, दिस इज़ डिफरेंशियल फ्रॉम टॉक्सिक, कि इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो चुकी होती है, वो रप्चर हो चुकी होती है, ठीक है। ये देखें, इस ट्यूब्यूल की अब क्या होगी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी हुई है, सही है। यहाँ पे इसकी कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन ये डायरेक्ट बाहर फाइब्रोसिस हुई हुई है, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर। तो यहाँ पे कोई आपको नज़र नहीं आ रही बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दिस वाज इस्कीमिक। आगे, सो टॉक्सिक AKI जो है, टॉक्सिक एक्यूट किडनी इंजरी, उसकी मॉर्फोलॉजी में क्या नज़र आएगा। पहला डिफरेंस, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ जो आपको याद रखने। ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा, यस होगा, किस में ज़्यादा होगा, टॉक्सिक वाले में ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। इस्कीमिया जो होगा वो किस में ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, टॉक्सिक वाले में, ठीक है। हालांकि नाम इस्कीमिक है, ठीक है, लेकिन नेक्रोसिस किस में ज़्यादा होगी, इस्कीमिया मैंने लिख दिया, नेक्रोसिस किस में ज़्यादा होगी, टॉक्सिक वाले में, इसमें होगी लेकिन माइल्डर होगी, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ट्यूब्यूल्स की होती है वो इंटैक्ट होती है किसके अंदर, टॉक्सिक वाले में, जबकि इस्कीमिक वाले में इंटैक्ट नहीं होती, सही है। उसके अलावा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन भी टॉक्सिक वाले में मिलती है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन। ये 4-5 बातें आप लोग याद कर लें तो मॉर्फोलॉजी इनफ है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन भी किस में मिलती है, टॉक्सिक AKI में मिलती है, इस्कीमिक वाले में नहीं मिलती। और पिगमेंट्स जो मिलेंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। जो पिगमेंट्स होंगे ना आपके इस्कीमिया वाले में, उसमें ज़्यादातर पिगमेंट्स होंगे सेल्स के ब्रेक होने की वजह से, या अगर ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में कम है, सपोजिंगली मसल्स टूटे हुए हैं, तो बेसिकली सेल्स के अंदर भी कुछ स्टोर हुआ होता है मायोग्लोबिन, ठीक है, तो वो रेड कलर का पिगमेंट देते हैं, ठीक है। तो इस्कीमिक AKI के अंदर रेड कलर का पिगमेंट मिलेगा, जबकि जो टॉक्सिक है वो डिपेंड करता है, ठीक है। टॉक्सिक जो मॉलिक्यूल, जो सब्सटेंस होगा वो उस लिहाज से पिगमेंट बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें आप, ये नेक्रोटिक है, ठीक है, ये भी नेक्रोटिक ट्यूब्यूल है। ग्लोमेरुलाई जो है वो अनइन्वॉल्व होती है, यहाँ पे भी ग्लोमेरुलाई ना AKI में बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, इंटैक्ट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, ये इंटैक्ट है, ओके। और इसके अंदर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन भी मिल रही होती है। तो ये आपको बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। रेड ब्राउन कलर ड्यू टू द हीम पिगमेंट्स, मायोग्लोबिन बेसिकली टूटता है ना, हीम होता है ना उसके अंदर, ठीक है, हीमोग्लोबिन बी, मायोग्लोबिन। उसके अलावा ना ये आपको MCQs के लिए पता होने चाहिए, जस्ट रीड इट। मर्क्यूरिक क्लोराइड के अंदर लार्ज एसिडोफिलिक इंक्लूजन्स मिलती हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की वजह से अगर हो रहा है तो उसके अंदर न्यूट्रल लिपिड्स मिलेंगे, और इथाइल ग्लाइकोल होगा तो बैलूनिंग होगी सेल्स की, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बन सकते हैं। ये 3 बातें सिर्फ MCQs के लिए आपको पता होनी चाहिए, नेवरदलेस, ओके। अब एक और बात, जो हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर है ना, मैंने आपको बताया कि AKI उसका सबसे कॉमन कॉज है। उसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, ये बहुत बड़ा कॉज होता है, और ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, उसका भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इन तीनों में से डिफरेंट यूरिनरी एनालिसिस पे हमें चीज़ें मिलती हैं जिस पे हम डायग्नोज करने में हमें हेल्प होती है। अगर ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रहा है तो उसके अंदर डर्टी ब्राउन कास्ट मिलेगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीम पिगमेंट्स टूट के आ रहे होते हैं, ब्राउन कलर की कास्ट होती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्योंकि ग्लोमेरुलस का डैमेज हुआ होता है तो RBC कास्ट आते हैं, ठीक है, RBC रेड कास्ट आती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमने पढ़ा था, या एक्यूट उसी को कहते हैं ना, APGN कहते हैं। प्रोटीन यूरिया भी होता है। अब आपने कंफ्यूज नहीं करना, नेफ्रिटिक सिंड्रोम में मेनली RBCs होते हैं, लेकिन माइल्ड प्रोटीन यूरिया भी होता है, ठीक है। सो एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर WBCs बहुत ज़्यादा होंगे और पस सेल्स होंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। रीनल फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, AKI हो चाहे CKD हो, उसके अंदर आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका देखें, जब ट्यूब्यूल्स जो होंगी वो डिस्टर्ब हो गई हैं, ट्यूब्यूल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो हमने किडनी ने क्या करना होता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना होता है, पोटाशियम को बाहर निकालना होता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना होता है, ऐसे ही है ना। उसके अलावा क्या करना होता है, आपने कैल्शियम की कुछ रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है,
और ब्ला 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 चीज़ें, लेकिन हम मेन चीज़ें देखते हैं। अब एच जो होंगे वो क्या होंगे, बॉडी के अंदर रिटेन होंगे क्योंकि टिब्यूल्स के सेल्स तो हो चुके हैं डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पोटाशियम जो होगा वो भी बाहर नहीं जाएगा, जब पोटाशियम बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, हाइपरकैलीमिया, ऐसा ही है, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो सकती है, वो सिर्फ AKI अगर इस्कीमिक वाली होगी तो उसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के इफेक्ट की वजह से क्या होगा, सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो सकती है। बट आपने दो ऊपर वाली बातें जो है ना, हाइपरकैलीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये दो मेन बातें याद रखनी है। हाइपरलिपिडीमिया क्यों होता है, जब जैसे कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हो रहा होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा होता है, इसीलिए। और ग्लोमेरुलस की और डिजीज़ हैं जिनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा होता है। तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा होता है, कंपनसेट करने के लिए क्या करती है, लिपिड एपोलिपोप्रोटीन्स बनाना शुरू कर देती है और लिपिड्स बनाना शुरू कर देती है। तो हाइपरलिपिडीमिया होता है उसकी वजह से कंपनसेटरी, ठीक है। तो बॉडी में एक ही इफेक्ट आता है। और ऑब्वियसली यूरीमिया तो हो गई, क्योंकि यूरिक एसिड जो होगा वो बाहर नहीं जा रहा होगा, नाइट्रोजन बाहर नहीं जा रहा होगा, ठीक है। ये सारे दोनों कॉमन है AKI में भी और CKD में भी। लेकिन CKD के अंदर कुछ प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स आते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंटल डिले। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी किडनी का एक काम होता है कि विटामिन D की एक्टिव फॉर्म, ठीक है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल, ठीक है, वो बनाना होता है, जिसे हम कैल्सीट्रायोल कहते हैं, ठीक है, कैल्सीट्रायोल। अब किडनी अगर ख़राब है तो ये काम नहीं होगा, तो ये एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगी विटामिन D की, तो रीअब्जॉर्प्शन किडनी से नहीं होगी कैल्शियम की। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी कैल्शियम की तो बॉडी के अंदर क्या होगा, कैल्शियम लेवल कम हो जाएंगे। कैल्शियम लेवल कम होंगे तो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होगा। पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम होता है, बोन की रिजॉर्प्शन करा के कैल्शियम सीरम में मेंटेन करना, ठीक है। तो अल्टीमेटली बोन ब्रिटल हो जाएंगी, ग्रोथ पे अफेक्ट आएगा, ठीक है। दूसरा, एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी होगी। आपको ये भी मैंने बताया था स्टार्ट में कि किडनी का फंक्शन होता है एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन करना। जब ये काम होगा तो क्या होगा, अनीमियास, ठीक है। और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी का मैंने सर आपको मैकेनिज्म बता दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस को।